नमस्कार मित्रांनो, आज आपण आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या 8 वर्षाच्या सुवर्णमय अशा या कालखंडाविषयी चर्चा करणार आहोत। आणि या आजचा विषय हा गोरगरीब जी लोक आहेत त्या लोकांसाठी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या माध्यमातून ज्या विविध योजना आहेत त्या योजनांच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या टीमने गोरगरीब लोकांसाठी, सर्वसामान्य लोकांसाठी जे काम केलं आहे त्या कामाची माहिती आपण आज घेणार आहोत। गेल्या मे जूनच्या महिन्यामध्ये 8 वर्षामध्ये झालेल्या कामासंदर्भात बरीचशी माहिती ही भारत सरकारच्या वेबसाईटवरती उपलब्ध होती आणि ती उपलब्ध असणारी माहिती मी संकलित केली आहे। ती माहिती आज मी तुमच्या समोर मांडणार आहे। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं स्वप्न आहे की भारतामध्ये कोणीही व्यक्ती, जे बेघर व्यक्ती, कोणताही बेघर व्यक्ती तो बेघर न राहता प्रत्येकाला घर मिळालं पाहिजे। ज्याला घर नाही त्याला घर मिळालं पाहिजे। ज्याच्याकडे पाणी नाहीये, पाणी तिथं पोचत नाहीये, किंवा ज्या घरामध्ये पाणी अवेलेबल नाही अशा ठिकाणी नळाच्या माध्यमातून पाणी पोचलं पाहिजे। ज्या हाताला काम नाही त्या हाताला काम मिळालं पाहिजे। तर शिक्षण, प्रत्येकाला शिक्षण मिळालं पाहिजे। आणि दळणवळणाची जितकी साधनं आहेत त्या माध्यमातून देशाचा विकास झाला पाहिजे। इन्फ्रास्ट्रक्चरवरती आदरणीय पंतप्रधान खूप जोर देतात आणि भारताला समृद्ध, वैभवशाली, जे भविष्यामध्ये भारत हा शक्तिशाली देश होईल या दृष्टिकोनातून आदरणीय पंतप्रधान अहोरात्र काम करत आहेत। त्यांचे जर विदेश दौरे जर आपण बघितले तर विदेश दौरे सुद्धा रात्रीचा ते प्रवास करतात आणि दिवसभर काम, रात्रभर प्रवास आणि दिवसभर काम। आणि आपल्या बरोबर जी लोक आहेत ती सुद्धा मोजकीच नेतात। म्हणजे विदेश दौरा हा देशाच्या कल्याणासाठी, विकासासाठी केला जातो। देशाची ताकद, देशाचं वैभव पुन्हा निर्माण करण्यासाठी हा पंतप्रधानांचा दौरा असतो, ज्या दौऱ्याच्या माध्यमातून भारताचा विकास, भारताची समृद्धी आणि भारत पुढे आणखीन कसा जाईल हाच त्यांचं मूळ उद्दिष्ट असतं। तर गेल्या 8 वर्षामध्ये वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून भारताचा झालेला विकास आणि पूर्ण जगामध्ये आज आदरणीय पंतप्रधान हे प्रथम क्रमांकाचे जगप्रसिद्ध, जगविख्यात असे पंतप्रधान का आहेत या संदर्भात आपल्याला ह्या झालेल्या 8 वर्षाच्या कामामुळे तुमच्या लक्षात येईल। आणि मी आदरणीय पंतप्रधानांना जो प्रणाम करतो, प्रत्येकजण आज देशातले कोट्यावधी लोक आदरणीय पंतप्रधान यांना प्रणाम करतात। त्यांचे भक्त झालेले आहेत, त्यांना मोदी भक्त असं म्हटलं जातं। बघा ना, काही एक कमालच आहे की इतर जे नेते असतात त्या नेत्यांचे जी कार्यकर्ते असतात ना, ते प्रशंसक असतात ना, त्यांना चमचा म्हटलं जातं। काय त्या साहेबाचा चमचा आहे। पण आदरणीय पंतप्रधानांचं कौतुक करणारी जी लोक आहेत त्यांना भक्त म्हटलं जातं, मोदी भक्त आहेत। बरं, हे कोट्यावधी लोक जगात आणि जगाच्या बाहेर, म्हणजे भारतात आणि भारताच्या बाहेर जगभर कोट्यावधी लोक आज नरेंद्र मोदींचे भक्त आहेत। का? तर गेल्या 8 वर्षामध्ये भारत देशामध्ये झालेली प्रगती, वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून देशाची झालेली प्रगती। शिक्षणाच्या बाबतीतच म्हणाल तर बघा, पहिल्या जे 5 वर्षाचं शैक्षणिक जे कर्ज असायचं त्या कर्जाचा जर विचार केला आपण तर व्याजदर त्यावेळेस 14.75% होता, जो आता आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळामध्ये 8.65% आहे। ही सगळी माहिती जी संकलित केलेली आहे ती मी हिंदीमध्ये लिहिलेली आहे आणि हिंदीमध्ये मी ही तुम्हाला सांगणार आहे। तर EMI एज्युकेशन लोन जे आहे, जर त्या संदर्भात मी तुम्हाला आता माहिती दिली
तर मोदी सरकारच्या माध्यमातून जे मागच्या काळामध्ये 2014 साली व्याजदर 14.75 आणि आता 8.65, म्हणजे एज्युकेशन लोनमध्ये सुद्धा भारतातील गोरगरीब जे सर्वसामान्य लोक आहेत त्यांच्या मुलांना स्वस्त शैक्षणिक कर्ज मिळत आहे। आवास में मध्यम वर्ग के निवेश रक्षा की गई है। जैसे रुकी हुई प्रलंबित परियोजनाओं ने घर खरीदारों की बचत को नुकसान पहुंचाया था कि जो बिल्डर रहते हैं वो घर खरीदने वाला जो सामान्य व्यक्ति है वो पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन बिल्डर के माध्यम से उसे जल्दी घर नहीं मिलता, तो उस बिल्डर को कानूनी कार्रवाई उस पे हो, उसको रेरा कायदा के अंतर्गत बिल्डर पे आज अच्छी तरह पकड़ इस सरकार ने बनाई है, जिसके कारण सर्वसामान्य व्यक्ति को न्याय मिलता है। रेरा के बाद बिल्डर्स ब्याज और देरी के लिए मुआवजे का भुगतान करने में बद्ध हो गए हैं। 25,000 करोड़ रुपए का स्वामी निवेश कोष रुकी हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। अभी अगर हम ग्रामीण सड़क और कनेक्टिविटी की बात करें तो ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी में जो प्रतिशत ग्रामीण घरों तक जो सड़क बनी थी उसका परसेंटेज था 55% 2014 तक। 2022 का अगर विचार किया जाए तो 99% कनेक्टिविटी ग्रामीण सड़क के माध्यम से आज हो चुकी है। ग्रामीण सड़क में वृद्धि हो गई है। ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी में भारत ने वृद्धि की है जो 99% है। अगर अभी हम देखते हैं कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से बहुत ही देश हमारा प्रगति कर रहा है। जो इंटरनेट जो यूज़ करते हैं हम पूरा काम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। पहले 1 GB डाटा का मूल्य था 2014 तक 1 GB डाटा का मूल्य 308 रुपये होता था। 2021 में वो मूल्य कम हो गया है, आप जानते हैं। ईज ऑफ लिविंग सिर्फ विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर कोई व्यक्ति इस माध्यम से, सरकारी योजना के माध्यम से प्रगति कर रहा है। जैसे सौभाग्य योजना के तहत 2.6 करोड़ घरों को बिजली मिली है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ लोगों को अपना घर मिला है। 6 करोड़ गरीबों को जल जीवन के तहत नल से जल कनेक्शन मिला है। स्वच्छ भारत के तहत स्वस्थ घरों के लिए 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण हो चुका है। आयुष्मान भारत ने 3 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज दिलाने में मदद की है। पीएम केयर्स जो योजना है, ये योजना के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। 2 साल कोरोना के बहुत ही दर्दनाक थे और 2 साल में पूरा वर्ल्ड एक जगह थम चुका था। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, करोड़ों लोगों के आज जो रोजगार थे वो रोजगार चले गए थे। भारत में आदरणीय पंतप्रधान जी के माध्यम से जिस प्रकार इस कोरोना स्थिति को अच्छी तरह से उसको कंट्रोल में लाया गया, जिसके वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बच गई और देश पूरे ताकत के साथ कोरोना से लड़ा। लेकिन इस कोरोना स्थिति में जिन बच्चों के माँ बाप गुजर गए, उन बच्चों का क्या होगा?
तो उसी के लिए बच्चों के लिए पीएम केयर योजना भारत सरकार ने लाई। मोदी सरकार की इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय कर रहा है 4,345 बच्चों का संरक्षण इस योजना के माध्यम से हो रहा है। देखो, बच्चों के लिए रहने, खाने, किताबों और छात्रवृत्ति की उचित व्यवस्था इस योजना के माध्यम से हो रही है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हर महीने 4,000 रुपए की व्यवस्था भी की गई है। कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए शुरू की गई योजना 10 लाख रुपए की अतिरिक्त एफडी भी उस बच्चों को, जो वो अच्छी तरह पढ़ के आगे जाएगा, तब उसको वो 10 लाख की एफडी मिलेगी। कोरोना काल में वो बच्चे जिन्होंने माता पिता वर्किंग पेरेंट खोए हैं, उनका आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है, वो इन बच्चों की माता पिता बन गए हैं। उनको स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिलेगी, उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, आयुष्मान भारत हेल्थ कवर भी उन बच्चों को मिलेगा। तो देश में जो भी कोरोना से पीड़ित बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनका सहारा आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। भारत जैसे विशाल देश में उस समय टीकाकरण और आज की स्थिति अगर देखी जाए तो भारत के विशाल टीकाकरण अभियान को पूरे वर्ल्ड ने माना है। पूरे जगत में आज भारत का डंका है। भारत ने अब तक करीब 200 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए हैं। 200 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए हैं। अगली योजना, जिस योजना के माध्यम से हमें जो किसान हैं उनके बारे में, उनकी उन्नति के बारे में पता चलेगा। देखो, पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम से स्थिरता और किसान का कल्याण हो चुका है। कैसे हो रहा है? तो पीएम कुसुम से 35 लाख किसानों को फायदा हुआ है। छोटे सौर संयंत्रों के माध्यम से 10,000 मेगावाट क्षमता का विस्तार हुआ है। किसानों के लिए सौर ऊर्जा द्वारा संचालित 20 लाख पंप स्थापित किए गए हैं। बहुत बड़ी बात है ये। बिजली का खर्चा बच गया। 15 लाख मौजूदा ग्रिड से जुड़े पंपों का सोलराइजेशन हो गया है और 13.8 गीगावाट की विस्तारित और क्षमता का अभी लक्ष्य रखा गया है। टैक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें इस माध्यम से मिली है। तो टैक्स के लिए लोग चिंतित होते हैं। आसान ई फाइलिंग सरकार ने कर दी है, जल्दी रिफंड होता है, फेसलेस आकलन और अपील से परेशानी कम हो गई है। करदाताओं को चार्टर से अनेक उनके अधिकारों का समर्थन मिलता है। आसान अनुपालन के लिए सरल कर व्यवस्था बनाई गई है। 1 लाख करोड़ रुपए विवाद से विश्वास के तहत बिना मुकदमे के हुआ टैक्स का निपटारा। ये जो सफलता है टैक्स के बारे में, तो टैक्स से परेशान जो लोग होते थे उनके परेशानी भी सरकार ने दूर की है। कोरोना काल में अगर हम देखें तो हमारे देश में जो मरीज होते थे उनको देखभाल करने के लिए उतने अच्छे हॉस्पिटल्स या इक्विपमेंट नहीं थे, लेकिन हमने उस समय भी बहुत अच्छा काम किया है और अच्छे उपकरण जो हमारे पास नहीं थे उसको डेवलप किया है। जैसे अगर हम देखा जाए तो मार्च 2020 में हमारे पास 14 टेस्टिंग लैब थे। कितने? सिर्फ 14 टेस्टिंग लैब थे। जनवरी 2022 में ये टेस्टिंग लैब 3,100 हो गए हैं। ये प्रगति है भारत की, और ये जो प्रगत भारत है ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के विश्वास का प्रतीक है, काम का प्रतीक है, जो हमें यहाँ दिखता है।
2020 में आईसीयू बेड 2168 आईसीयू बेड थे, जो जनवरी 2022 में 1.39 लाख आईसीयू बेड हो चुके हैं। कितने? 1,39 लाख आईसीयू बेड आज हमारे देश में है। देश प्रगति कर रहा है। आने वाली जब जितनी भी बीमारियां अगर आती है तो उससे लड़ने के लिए देश आज तैयार है, जो पहले नहीं था। आइसोलेशन बेड 10,180 थे पहले, आज 18.12 लाख आइसोलेशन बेड हमारे पास है। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हमारे पास पहले कितने थे? तो 50,583 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड थे, जो आज 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हमारे पास है। तो ये प्रगति आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। अगला एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, वो है उजाला। उजाला, देखो पर्यावरण अगर अच्छा रहेगा, पर्यावरण रहेगा तो हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, आनंदी जीवन जी सकते हैं। अगर पर्यावरण दूषित हो गया तो हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो पर्यावरण, ऊर्जा और धन की बचत इस माध्यम से हुई है, और जिस माध्यम का नाम देखो एलईडी बल्ब। एलईडी बल्बों का वितरण आज भारत में 36.79 करोड़ हो चुका है। प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड से जो बचाव होता है वो 3.87 करोड़ टन हो रहा है। प्रतिवर्ष ऊर्जा की बचत कितनी हो रही है? तो 47,785 किलोवाट की ऊर्जा की बचत हो रही है। प्रतिवर्ष लागत की बचत अगर देखी जाए तो 19,114 करोड़ रुपए की बचत हो चुकी है। ये हुआ पर्यावरण के बारे में भारत सरकार जो पर्याप्त उपाय योजना कर रही है उसके बारे में, जिससे हमारा जीवन और भी सुंदर हो रहा है, जीवन स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो रहा है। वन्य जीव, पर्यावरण के साथ वन्य जीव का महत्व बहुत ही महत्व होता है। अगर वन्य जीव अच्छे रहेंगे तो हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा, और पर्यावरण अच्छा रहेगा तो हमारे लिए जीने के लिए, देखो पर्यावरण में सभी प्रकार के जीव सुरक्षित रहना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। वन्य जीवों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने गए 8 साल का जो कार्यकाल देखा जाए तो असम में जो गेंडों की तस्करी होती थी उसमें गिरावट आ चुकी है। तेंदुओं की संख्या बढ़ रही है। एक दशक में बाघों की संख्या हुई लगभग दुगनी। एक दशक में गंगा, जो पहले गंगा का पानी मैला हो चुका था, दूषित हो चुका था, वो गंगा माँ को फिर से वो पुराना रूप देने का काम भारत सरकार ने किया है। गंगा डॉल्फिन की संख्या भी गंगा में बढ़ गई है। 2261 वर्ग किलोमीटर तक बड़ा है वन क्षेत्र। वन क्षेत्र ही बड़ा है। वन क्षेत्र बढ़ना ये हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए गर्व की बात है। जितना वन क्षेत्र बड़ा रहेगा उतना हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो 8 साल का अगर कार्यकाल देखा जाए तो 8 साल के कार्यकाल में वन क्षेत्र जो है वो 2261 वर्ग किलोमीटर से बड़ा है। उसके बाद एक योजना आती है जिसके बारे में हमें बात करनी बहुत जरूरी है। वो है स्वच्छ जल और स्वच्छ शहर। जिस देश का शहर स्वच्छ होता है, जिस शहर में लोगों को जल, शुद्ध जल मिलता है, वो शहर के लोग सुखी होते हैं, समाधानी होते हैं, स्वास्थ्य उनका अच्छा होता है। तो
500 शहरों में नल से जल कनेक्शनों की संख्या 500 शहरों में 1.26 करोड़ है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत 68.8 लाख निजी सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। अगली योजना अमृत योजना के तहत 42,400 करोड़ रुपए का 1,351 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। 49 करोड़ रुपए की लागत से 834 वाटर प्रोजेक्ट पूरे भी हो चुके हैं। 4,371 शहर ओडीएफ मुक्त हो चुके हैं। 86,000 नगर पालिका वार्डों में घर घर कचरा उठाया जा रहा है। 86,000 नगर पालिका में। सबसे जो कमजोर वर्ग है उसके लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार ने चलाई है और उस स्वास्थ्य बीमा योजना की बहुत सा फायदा गरीब लोगों को मिल रहा है। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा। देखो 37,606 करोड़ रुपए अब तक उपचार में बचत हुई है गरीबों की। पूरे भारत में 17.9 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। 17.9 करोड़ परिवारों को 25,800 से अधिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क पैनल बनाया गया है। 3.28 करोड़ अस्पताल भर्ती पर मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना लाभार्थी परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष बीमा कवर प्रदान करता है। ये बहुत ही बढ़िया योजना जिसके कारण गरीब का जीवन आज स्वस्थ हुआ है, अच्छा हुआ है और बीमारी के कारण जो उनका खर्चा होता था वो बच चुका है। गरीब का अगर बीमारी का खर्चा बच जाता है तो वो उसके जीवन मान में अच्छा परिवर्तन हो जाता है। गरीबी से वो बाहर निकलने में उसको मदद मिलती है। स्वस्थ भारत के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तो इसके 8 सालों में मोदी सरकार जी ने, जो केंद्र की मोदी सरकार है, उन्होंने क्या किया है? तो स्वस्थ भारत के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिए सहायता केंद्र सरकार ने की है। 11,024 शहरी स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों की स्थापना केंद्र सरकार ने की है। राज्यों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां बनाई गई है। भारत के हर जिले में एकीकृत सार्वजनिक हेल्थ लैब बनाई गई है। 5 लाख का आबादी वाले जिलों को क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक मिलेंगे। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 64,180 करोड़ का निवेश हो चुका है। 64,180 करोड़ का निवेश अब तक हो चुका है। इसके बाद अगर हम हरे भरे भविष्य की ओर देखते हैं तो हमारा भविष्य अगर अच्छा हो, ऐसे हर व्यक्ति को लगता है, तो एक सुंदर और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें प्रकृति की ओर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए गए 8 साल में मोदी सरकार ने क्या किया है, तो उसके बारे में थोड़ी सी अगली इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। सोलर सेक्टर में पीएलआई की स्कीम के लिए 19,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। हरित निवेश को आकर्षित करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की घोषणा की गई है। 2014 के बाद से अक्षय ऊर्जा के लिए 5.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है।
$196.68 बिलियन के प्रोजेक्ट अभी गतिमान है, जो पर्यावरण से हमें जोड़ेंगे और भारत एक सुजलाम सुफलाम, वहाँ पे रहने वाले, भारत में रहने वाले लोग निरोगी रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उनका जी। क्योंकि जब तक हम निसर्ग या पर्यावरण से नहीं जुड़ते और पर्यावरण के माध्यम से हम एनर्जी नहीं लेते, तब तक हमारा जीवन थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहेगा। तो अच्छा जीवन जीने के लिए हम प्रकृति की ओर हमें जाना पड़ेगा, और ये सरकार प्रकृति के माध्यम से ऊर्जा निर्मित के लिए प्रयास कर रही है। सोलार से संसार कैसे हुआ, तो ये सोलर एनर्जी की स्थापित क्षमता में 2014 में 2.63 गीगावाट से अभी 2022 में 53.99 गीगावाट तक की वृद्धि हो चुकी है। जो सोलार की एनर्जी है, सोलर एनर्जी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो बिजली की खपत जो ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए हम प्रकृति की ओर जाना हमें आज बहुत ही ज़रूरी है। पूरे वर्ल्ड को आज उसकी ज़रूरत है कि जो नेचुरल एनर्जी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। अगली योजना थी जिसके माध्यम से हर गरीब को, मध्यम वर्ग को घर मिला है। अगर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हर व्यक्ति को, हर बेघर व्यक्ति को घर मिलना चाहिए। तो पीएम आवास योजना अर्बन के तहत शहरों में रहने वाले गरीबों को किफायती आवास मिलनी चाहिए। इसके लिए योजना के माध्यम से 21 लाख परिवारों को ब्याज का बोझ कम किया गया है। इस योजना के माध्यम से 21 लाख परिवारों को जो ब्याज है वो ब्याज से मुक्ति मिली है। क्रेडिट सब्सिडी से गरीब और मिडिल क्लास ने 48,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। ये जो पीएम आवास योजना है अर्बन, इसके क्रेडिट सब्सिडी के माध्यम से गरीबों के 48,000 करोड़ बचे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम केंद्र सरकार ने किया है। उसके बाद हम फिर से नमामि गंगे की ओर जाएंगे। तो हर हर नमामि गंगे, इस मिशन से गंगा शुद्धिकरण का काम बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है। मिशन मोड में गंगा की सफाई हो रही है। गंगा डॉल्फिन की संख्या में आज बढ़ोतरी हुई है। 30,780 करोड़ रुपए के 357 प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं। उसमें से 178 पूरे हो चुके हैं। दशकों बाद गंगा के कुछ इलाकों में हिल्सा दिखी है। रिपोर्ट कहते हैं चंबल में भी घड़ियालों की संख्या बढ़ी है। तो नमामि गंगे के माध्यम से गंगा शुद्ध हो रही है, जो हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी नदी है। हम उसे माता कहते हैं, गंगा माता। जीवन रक्षक जो ऑक्सीजन है, वो हमें जब कोरोना काल था तो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो सरकार ने उस समय भी बहुत अच्छा काम किया। कैसे काम किया और लोगों की जिंदगी कैसे बचाई, तो 899 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों द्वारा 15 राज्यों तक 36,840 टन ऑक्सीजन पहुंचाया गया, और इस प्रकार हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचाई गई। अमृत फार्मेसी से बचत। अमृत फार्मेसी से लोगों की बचत कैसे हुई, गरीबों को कैसे सहायता मिली। तो इस योजना के तहत 5,200 दवाएं और सर्जिकल सामान उपलब्ध किया गया। 50% से अधिक छूट, इसके साथ बिक्री 22.9 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हुए।
देखो, लोगों को करोड़ों रुपए का इसमें फायदा हुआ है, क्योंकि अगर हम 100 रुपए की दवा है और हमें वो 10-20 रुपए मिलती है, तो हर दवा के पीछे हमारी जो रकम बचती है, तो हमारे कुटुंब के लिए, परिवार के लिए वो बहुत ही अहम रखती है, महत्व रखती है। उसके बाद एक जन और धन की रक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, तो आयुष्मान भारत के तहत अभी मैंने बताया आपको, मुफ्त उपचार गरीब परिवारों के लिए के 37,606 करोड़ रुपए बचाए गए। जो लोगों की बचत हुई, पैसा बचता है तो उस बचत के माध्यम से बचे हुए पैसे से वो अपना परिवार अच्छी तरह चला सकता है, उसको मदद मिलती है। वो जन औषधि केंद्रों से दवाओं के खर्च का बोझ कम हुआ है। देखो, पहले दवा खरीदने में जो खर्चा आता था, उससे लोगों का जेब खाली हो जाते थे और लोग आर्थिक संकट में फंस जाते थे। तो सरकार ने देखा कि लोगों का पैसा कहाँ खर्चा होता है, तो बीमारियों में खर्चा होता है, घर में खर्चा होता है, घर के सामानों लाने में खर्चा होता है, जल, शिक्षा, आरोग्य, इसके ऊपर सरकार ने बहुत अच्छी तरह काम किया है। अभी अगर हम जन औषधि केंद्र देखें, तो क्रियाशील जन औषधि केंद्र 8,700 क्रियाशील जन औषधि केंद्र है। सस्ती दवाइयाँ जो 50 से 90% है। लोगों को कितनी बचत हुई, तो 13,000 करोड़ रुपए अब तक लोगों के बचे हैं। 21 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड 1 रुपए में बिके हैं। तो बहुत ही अच्छा काम भारत सरकार ने किया है। इसके बाद भारत की बहुमूल्य वन्य जीव विरासत का संरक्षण भारत सरकार ने कैसे किया है, तो वन्य जीव, जिस देश में वन्य जीव की रक्षा होती है, वो देश बहुत ही प्रगति करता है या रहने लायक होता है। तो भारत में तेंदुओं की संख्या अगर देखी जाए तो 62% बढ़ी है। भारत में बाघों की संख्या देखी जाए तो 33% बढ़ी है। विश्व के करीब 75% बाघों का घर आज भारत बना है। भारत में 75% बाघ रहते हैं। विश्व के 75% बाघ आज भारत में रहते हैं। भारत बाघों का घर है। भारत में शेरों की संख्या 64% की उसमें वृद्धि हुई है। आशियाई शेरों का घर भी भारत बना है। आशिया में जितने शेर है उसका सबसे ज्यादा शेर भारत में है। 64% की वृद्धि भारत में शेरों की हो गई है। आशियाई शेरों का घर आज भारत बना है। तो वन्य जीवों की संरक्षण भी गया 8 साल में बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। घर जो खरीदते हैं उनकी सुरक्षा के लिए मैंने आपको बताया कि रेरा एक्ट कैसे काम करता है, तो उसके बारे में थोड़ी और जानकारी मैं देना चाहूँगा। घर खरीदते हैं तो जो खरीदार होता है उसकी हित की रक्षा होनी बहुत जरूरी है। रेरा एक्ट 2016 से घर खरीदारों को उससे सुरक्षा मिली है। बेची जा रही यूनिट के कारपेट एरिया का स्पष्टीकरण उससे मिलता है। देरी पर वित्तीय जुर्माना लगता है। खरीदारों की अनुमति के बिना कोई बदलाव नहीं हो सकता। 86,942 मामलों का निपटारा 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थापित रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों के तहत किया गया है। तो रेरा कायदा के माध्यम से घर खरीदना, तो घर जो खरीदते हैं उनको संरक्षण मिला है। तो इस तरह मैंने बहुत सी योजना की जानकारी आपको दी है। अगले जो अपना कार्यक्रम रहेगा उसमें मैं जो भी योजना की बची हुई जानकारी है मैं आपको दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान।